राम राम भाई सभी को। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या है, एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे और साथ में ही कॉन्सेप्ट भी उसके डिस्कस कर लेंगे। ये जो सीरीज है अपनी, ये स्पेशली सी सेट के लिए डिज़ाइन की गई है। सी सेट का जो पेपर होता है स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में, या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम्स जो है उसके लिए। इसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन के साथ, हमारा जो क्वेश्चन होगा उसके साथ उसका बेसिक भी डिस्कस कर लेंगे, क्या कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुआ है, कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज हुआ है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से अपन उसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब मीडियम टाइप से एक एवरेज एवरेज उसका सिलेबस कवर करते चलेंगे। बाकी एक कंप्लीट पेज भी अपना चलता है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक टू एडवांस। तो अगर किसी को पूरा कंप्लीट मैथ्स भी पढ़ना हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, इसी चैनल पर चल रहा है। और ये वैसे तो जो अपना सी सेट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ना। बट क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर यही क्वालिफाई ना हो तो हमारे पेपर का ही कोई मतलब नहीं रह जाता पूरा। तो इसके चलते हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम इस टाइप से अपना एक क्वेश्चन रहेंगे ऐसे, और इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ अपन अपना कॉन्सेप्ट भी उसका डिस्कस कर लेंगे, और क्या प्रॉपर्टीज वगैरह उसमें यूज हुई है वो सब डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका। जैसे अपना यही क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सी सेट का ही क्वेश्चन है। इसमें एक त्रिभुज है ए बी सी, और जिसमें ए बराबर अपन को 100 डिग्री दिया है, और ए बी और ए सी उसकी दोनों भुजाएं जो बराबर है, बी का मान हमसे पूछा गया है ना। तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये, कि अपना एक ट्राइंगल है इस टाइप से, ए बी और सी। बोल रहा है ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। अब जब भी एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो हम जानते हैं कि ये क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विभाव, समद्विभाव त्रिभुज, है ना। और इसमें हमें क्या दिया है, ए जो है अपना एंगल, ये 100 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है एंगल बी का वैल्यू, है ना। तो एक त्रिभुज की अपनी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब ये जो बी है और ये सी है, ये दोनों भी बराबर होंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी हमें यही कहती है कि बी बराबर सी होगा यदि ए बी बराबर ए सी है। तो जो भुजाएं बराबर है उनके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, 180 डिग्री। ये तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी त्रिभुज की, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो अगर a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 180 डिग्री दिया है और a की वैल्यू हमें 100 डिग्री दी हुई है, और b प्लस सी कितना आ जाएगा अपना यहाँ से 180 डिग्री। तो b प्लस सी जब निकालते हैं अपन, तो ये 100 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 80 डिग्री। अब हमें ये भी पता है कि अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो b और c तो बराबर होंगे, है ना। तो किसी भी एक को अपन को बी बताना है तो सी को भी बी रख दें, तो हो जाएगा अपने पास 2b। 2b बराबर कितना, 80 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 40 डिग्री। ये तो हमने क्या किया, हमने डिस्कस कर लिया पूरा इसका, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अभी देखो क्या करना है कि ये अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है। अब इसके ज्योमेट्री पे नहीं जाइएगा कि कैसा बना है, बराबर बना नहीं बना, वो ठीक है, जैसा बना वैसा ठीक है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्यों डिस्कस करें, कि आज इसने एंगल पूछा है, कल साइड पूछ लेगा, हो सकता है इसका हाइट पूछ ले, या हो सकता है इसका एरिया पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हम इसका थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। ए बी और ए सी तो बराबर है, तो दोनों को हमने ए मान लिया, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी अपने तीनों कोणों का योग हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। और अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी हो जाएंगे
बराबर क्या मान ले, दोनों को x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, और a को मान लो y, ठीक। और क्या इसका एरिया देख लेते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया हमारा हर ट्रायंगल का, अगर उसका हाइट गिवन हो, जैसे मैं यहाँ एक हाइट ड्रॉ कर देता हूँ, ये अगर हाइट गिवन हो तो एरिया हो जाता है अपना 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, यही होता है। लेकिन ये कब होगा, जब अपन को हाइट गिवन होगा, और हाइट नहीं गिवन होगा तो एरिया अपना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है अपना b/4 √4a² - b²। ये वाला हम कब यूज करते हैं, जब हम हाइट गिवन नहीं हो, सिर्फ साइड्स गिवन हो। जैसे a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू अगर दी हुई है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और क्या क्या अभी इसमें देखो, इसका हाइट भी अगर पूछा जाए हमसे, तो हाइट क्या हो जाएगा इसका, इसका हाइट हो जाएगा 1/2 4a² - b²। और अगर कुछ पूछ लिया जाए, जैसे इन रेडियस पूछ लिया जाए, इन रेडियस क्या होता है, जनरली हमारे हर ट्राइंगल का ट्राइंगल अपॉन का एस होता है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर देखोगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा अपने पास, तीनों भुजाओं का योग, जो कि कितना है 2a + b। सेमी पेरीमीटर देखोगे तो कितना हो जाएगा 2a + b/, आधा इसका, है ना। ये हो जाएगा अपना इसका इन रेडियस। और सरकम रेडियस क्या होता है, ए बी सी अपॉन का 4 ट्राइंगल। ट्राइंगल जो हम यूज कर रहे हैं ये क्या है, ये एक्चुअल में ट्राइंगल का एरिया है। जिस जो हम ट्राइंगल से सिंबलाइज कर रहे हैं वो एंगल, पूरे ट्राइंगल का एरिया है। ये इतनी चीजें हम इसमें देख चुके हैं। हाइट इसका देख ही लिया है हमने। और एक चीज, इसका हाइट, मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, ये सब एक ही, यही होगा सेम, एक ही लाइन पर ये सारे होंगे, है ना, जो हमने ड्रॉ किया है ए डी। यही इसका मीडियन भी होगी, हाइट भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा और एल्टीट्यूड भी होगा। ये सिर्फ दो ही ट्रायंगल में होता है, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल में। हम इक्विलैटरल ट्रायंगल भी डिस्कस कर लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज आइसोसेलेस पूछा गया, कल को इक्विलैटरल ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन उठा ले। दोनों का प्रॉपर्टी भी लगभग लगभग सेम होता है, कुछ कुछ चीजें सेम होती है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा इसको। ए बी और ये सी, ये है अपना क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बिलेटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले तो समबाहु। समबाहु मतलब क्या, सभी भुजाएं समान होगी। मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। पेरीमीटर अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a, ठीक है। और अभी इसमें एक हाइट भी ड्रॉ कर लेते हैं इसका। हाइट ए डी, इसमें भी एक चीज देखिए, एक यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो जो इसका इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ये सब एक ही पॉइंट पे होगा इस पर। क्या नाम दे दें इसको, ये सब इसके नाम अलग अलग होते हैं, IGOH, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इन सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तीनों को अलग अलग नाम, अलग अलग वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन तीनों एक ही पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो अगर सेंटर एक ही पॉइंट पे, तो इसका जो है हाइट, एल्टीट्यूड, ये सब भी सेम ही होगा, यही वाला जैसे हमने आइसोसेलेस में देखा था ना, वैसे ही परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और मीडियन, ये सब भी एडी ही होगा हमारा। इसका जो है एरिया का फार्मूला जो रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो रहेगा वो रहेगा अपने पास
√3/4a²। ठीक है, हाइट जो रहेगा इसका, हाइट इसका हो जाएगा अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/2a, और इसका जो इन रेडियस हो जाएगा, इन रेडियस अपना हो जाएगा a/2√3, और सरकम रेडियस जो हो जाएगा अपना a/√3। ठीक है, अभी देखो इसमें एक चीज और देखो, ये जो होता है ना, ये a से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये नीचे वाला डिस्टेंस, तो ये जो होता है ऊपर वाला a2o, ये सरकम रेडियस होगा, और ये p2o है, ये इन रेडियस होगा। इन रेडियस और सरकम रेडियस का इसका जो रिलेशन होता है 1:2 होता है। कैसे? इसका जो इन रेडियस होगा वो सरकम रेडियस का आधा होगा। इन रेडियस और सरकम रेडियस आप समझ रहे हैं ना, जैसे अपना अंतर त्रिज्या और अंतर त्रिज्या हो जाएगा, और एक ही हो जाएगा बाह्य त्रिज्या, सॉरी बाह्य त्रिज्या नहीं, परित्रिज्या। बाह्य त्रिज्या एक्स रेडियस हो जाता है, ये परित्रिज्या हो जाएगा अपना, और ये अंतर त्रिज्या हो जाएगा। बाकी इंग्लिश में ही ठीक रहता है, इन रेडियस और सरकम रेडियस। और चीजें इसमें क्या देख सकते हैं हम, पेरीमीटर हमने देख ही लिया। हाँ, एक चीज और, इसमें क्या है, तीनों साइड बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी। तीनों साइड बराबर होती हैं तो इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, ए बराबर बी बराबर सी। तीनों एंगल बराबर होंगे, और कितना होंगे, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो 60 60 60 तीनों डिवाइड हो जाएंगे बराबर। और इसमें क्या देख सकते हो, और तो अभी इसमें कुछ बचा नहीं, हमने सब देख लिया। बाकी जो सेंटर वाली प्रॉपर्टीज है वो हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे कि इसका इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ये सब कैसे बनता है, कैसे आता है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। हमारी ये सीरीज जो इसी तरह चलेगी, हम उसमें प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, साथ साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। बोल रहा है कि 100 विद्यार्थी हैं और इनके लिए जो खाना है वो कितने दिनों के लिए, 25 दिन के लिए हमारे पास है। अभी बोल रहा है 25 विद्यार्थी और बढ़ जाते हैं, तो ये बढ़कर कितना हो जाते हैं, 125 हो जाते हैं। तो अभी जो खाना होगा वो कितने दिन के लिए होगा, ये पूछा गया है। तो अभी इसका देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वैसे इसको क्या करना है, मैन, एक फॉर्मूला होता है हमारा टाइम एंड वर्क का, उसी से हम करेंगे। मैन डे आर, और नीचे आप लिखिए वर्क एंड वेजेस। इसे इसके बराबर में फिर से सेम रिपीट कीजिए, मैन डे आर वर्क एंड वेजेस। अभी ये इसको 1 से रिप्रेजेंट कर लें, इसको 2 से रिप्रेजेंट कर लें, कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 1 1, सॉरी 2 2, 1 1 1, है ना। ये हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि जो हमें इनिशियल स्टूडेंट जो दिया था और इनिशियल डे दिया था वो ये वाला हो जाएगा, और जो लास्ट में बढ़ाया गया है और लास्ट में जो पूछा गया है वो ये वाला हो जाएगा। कैसे सोल्व करते हैं, इनिशियल में हमें 100 विद्यार्थी दिए हुए हैं जिनके लिए खाना है 25 दिन का, और अभी इधर कुछ है नहीं, वर्क एंड वेजेस हमारा मान लो 1 है, और कुछ नहीं है, जो छोड़ दो, जो नहीं दिया है उसको छोड़ दो, जो दिया है बस गिवन को हमें लिखना है। सेकंड टाइम पे हमारे पास स्टूडेंट कितने हो जाते हैं, 125 हो जाते हैं। डेज हमें बताना है कि कितने डेज में इनका खाना खत्म हो जाएगा, तो डेज को मान लो x, जो चीज बतानी है उसको हमने x मान लिया। अभी इधर भी हमें वर्क और वेजेस नहीं दिया है, इसको भी छोड़ दो। इधर हो जाएगा अपने पास 100 इंटू 25 बराबर 125 इंटू x। ठीक है, तो इससे 25 से 125 काट दें, 5 बार कट जाएगा, और इससे ये कितने बार चला जाएगा, 20 बार। अच्छा, कुछ गलत हो गया, क्या हो गया, देखो ये गलत, ये हो गया 20 दिन था, 25 ले लिया ना हमने, ये गलत हो गया। यहाँ भी 20 कर लेते हैं, यहाँ भी 20 हो जाएगा। तो 100 स्टूडेंट्स का जो 20 डेज का खाना था वो 125 स्टूडेंट का x दिन का खाना है, ऐसे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये काट देते हैं हम, 25 से 4 बार चला जाएगा, 25 से 5 बार चला जाएगा, 5 से 4 बार चला जाएगा। तो जो 16, 4 इंटू 4 16 बराबर x,
जो खाना 100 लोग 20 दिन में खत्म कर रहे थे वही 125 लोग कितने दिन में खत्म कर देंगे, 16 दिन में खत्म कर देंगे। यही हमारा आंसर होगा। इससे हम क्या सीखे, इससे हम ये सीखे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमें सिर्फ यही फॉर्मेट यूज करना है। अगर बोला है मैन डे और अगर घंटे दिया है तो घंटे भी लेना है, नहीं दिया है तो नहीं लेना है। वर्क और वेजेस को नीचे लेना है। वेजेस समझते ना, जो किराया भत्ता जितना भी पैसा मिलता है कि 4 दिन के लिए 100 रुपये मिला, 500 रुपये मिला या 1000 रुपये मिला, वो सब ये वेजेस में आएगा। और वर्क कितना, जैसे मान लो कि कोई 4 व्यक्ति है, 4 काम 8 दिन में करता है, इस टाइप से, तो वो जो वर्क है वो यहाँ आ जाएगा कि कितना काम करता है उतना। और इसी तरह से जो नेक्स्ट पूछता है हमसे कितने व्यक्ति कितना दिन में कितना काम कर देंगे, वो इस साइड आ जाएगा, है ना। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। इसी में जो जो गिवन हो वही हमें रखना है, बाकी सब छोड़ देना है। जैसे हमने इसमें क्या क्या गिवन था, मैन और डे गिवन था, तो मैन और डे लिया, बाकी सब छोड़ दिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें बोला है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर tall is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the chimney from his eyes is 45 degree, height of the chimney is। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, ये इसका हाइट है 1.5, है ना, प्रेक्षक जिसको बोला गया ऑब्जर्वर, ये अपना ऑब्जर्वर है। और एक चिमनी है, चिमनी समझते हैं आप, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह की होती हैं जिनमें धुआं निकलता रहता है ऊपर से, वो चिमनी। एक चिमनी है, इसका जो है ऑब्जर्वर की आईज से एंगल जो बनता है ये वाला, ये दिया है हमें 45 डिग्री। और चिमनी जो है ऑब्जर्वर से कितना दूर है ये भी दिया है हमें, कितना दूर है 28.5 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी देखो जितना 1.5 मीटर इतना ऑब्जर्वर है, इतना ये 1.5 इतना डिस्टेंस है ये, है ना। जितना ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है उतना ही सेम हमने पैरेलल ले लिया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से ये 45 डिग्री का एंगल है यहाँ तक का एलिवेशन। अब ये बोल रहा है कि हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब हमें ये पूरी हाइट बतानी है, ये वाली एच, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे लगाते हैं, टेन थीटा, जो कि हमें कितना दिए, टेन थीटा बराबर हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/1 लिख लो इसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, तो बेस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। अभी देखो एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है अपना परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाली जो होती है वो क्या होती है बेस, और इधर वाला ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें दिया गया है 1, बेस भी हमें दिया गया है 1, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √2। कैसे होता है, पाइथागोरस से होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसको हम पीटी थ्योरम भी बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। हाइट हो गया अपने पास √2, हाइट तो हमसे पूछा नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हाइपोटेनस सॉरी। अभी हमसे क्या पूछा है, हाइट पूछा है किसका, चिमनी का। चिमनी का हाइट कितना हो जाएगा, चिमनी का हाइट हो जाएगा अपने पास, अगर बेस हमारा कितना था, ये जो वैल्यू है ये बराबर है ये और ये, तो ये 1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 28.5। यही 1 का वैल्यू 28.5 बराबर है किसके, परपेंडिकुलर के। दोनों की वैल्यू कितनी है 1 1, तो ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 28.5। जो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का था वो कितना है 28.5, उसमें अगर ये 1.5 और प्लस कर देते हैं तो हमारे पास पूरा चिमनी आ जाता है 1.5। टोटल कितना हो जाएगा, 29 एंड 30। तो जो हमारे पास चिमनी का हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 मीटर। देखो एक बार और अच्छे समझते हैं, ये जो हाइट है हमारे पास ये वाला ऊपर वाला, ये कितना है 1, और इसका बेस भी कितना है 1, और बेस 1 है जिसका वैल्यू हमें गिवन है कितना 28.5, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल है और बराबर है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। 1 की वैल्यू अगर 28.5 है तो इस 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 28.5 हो जाएगी। अगर ये 28.5 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है तो टोटल चिमनी कितना है 1.5 और उसमें ऐड हो जाएगा ये बेस वाला इतना, तो 1.5 और हमने ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया 30 मीटर। अभी थोड़ा इसकी बेसिक प्रॉपर्टी देख लो। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है,
कि हमें ये थीटा कैसे निकालते हैं ये, और इसके कौन क्या होता है ये सब बता देते हैं। देखो ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। याद रखने के लिए क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या ट्रिक रहेगी हमारी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, जिसको ऊपर वाला जो रो है अपना, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है अपना साइन कोस टेन, नीचे आ जाओ कोट सेक कोसेक, नीचे उल्टा चलना है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। कैसे लिखते हैं, रेशियो, रेशियो लिखते हैं। अगर साइन आपको लिखना है तो साइन थीटा लिखेंगे तो P अपॉन एच, कोस थीटा लिखेंगे तो B अपॉन एच, और टेन थीटा लिखेंगे तो P अपॉन बी। ऐसे ही अगर हमें कोट थीटा लिखना हो तो नीचे से उल्टा लिखना है, बेस अपॉन पी, या डायरेक्ट टेन का उल्टा लिख लो या नीचे से उल्टा लिख लो। सेक थीटा लिखना हो तो एच अपॉन बी, और कोसेक लिखना हो तो एच अपॉन पी। ये एक दूसरे को उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। ठीक है, याद रखने के लिए हमारी ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक दो रेशियो लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए, जैसे टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, अब टेन क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और √3। और देखो जैसे टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री कितना हो जाएगा अपना, √3, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, और बेस की वैल्यू 1। ये सब क्या है, ये सब रेशियो है, इन्हें हम कंपेयर कराते हैं एक्चुअल रियल वैल्यू से जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। जैसे हमने यहाँ पे 45 डिग्री का रेशियो लिखा था, 1045 का रेशियो लिखा था 1:1, फिर उसको कंपेयर करा दिए इस रियल वैल्यू से। इसी तरह अगर हमें 30 डिग्री भी देगा या 60 डिग्री भी देगा तो उसका भी रेशियो हम ये लिखेंगे, जो कि 30 और 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। किसी क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी डिस्कस कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू कंपेयर कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, देखो यहाँ पे वो सेम क्वेश्चन आ गया, वैल्यू वाला ही क्वेश्चन आ गया। कोट थीटा हमें दिया है 7/8। अब देखो कोट थीटा हमें पता नहीं है, हमने देखा था तो कोट थीटा की जो वैल्यू क्या है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे, टेन का उल्टा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा कोट थीटा। या नहीं याद है तो साइड में कहीं भी लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कोस टेन, और ये कोट, कोट हो जाएगा उल्टा बी अपॉन पी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, बी अपॉन पी की वैल्यू दी हुई है हमें 7/8, मतलब बेस दिया है 7, परपेंडिकुलर दिया है 8। हाइपोटेनस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर प्रिंसिपल परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा अपना, ये 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11 √1/3। अभी इसकी जरूरत हमें पड़ेगी या नहीं वो बाद में देखते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो गिवन हमें क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस। एक चीज और लिखिए इधर क्वेश्चन, ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी क्या लिखा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 3 4 प्रॉपर्टी लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, सॉरी कोट, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या होती है, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, तीन बेसिक प्रॉपर्टी। इनका हम कई जगह यूज करेंगे जहां जहां क्वेश्चन में। तो अभी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर देखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा। कैसे होता है अभी समझाता हूँ। कोट स्क्वायर थीटा हो गया, कोट कोट की वैल्यू तो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी, 7/8। अगर कोट की वैल्यू 7/8 है तो 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/64। ये तो हो गया हमारा आंसर। अभी ये कौन सा क्या होता है ये देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो टेन थीटा जो होता है वो होता है अपना साइन थीटा बटेगा कोस थीटा। इसी का रिवर्स हो जाएगा कोट थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटेगा साइन थीटा, है ना। ऐसे ही हमारा जो सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा होता है। ऐसे ही जो कोसेक थीटा होता है वो हो जाएगा 1/साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में और लिखिए आप, थोड़ा सा ये भी लिख लीजिए। एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ, यही लिख लीजिए छोटा छोटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है अपना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनका यूज करेंगे। हमने अभी कौन सा यूज किया, हमने वाला ये वाला यूज किया, ए प्लस बी ए माइनस बी। जैसा कि हमने क्या मान लिया था, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये ए ये बी। तो ये क्या लिखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये ए और ये बी। तो क्या हो जाएगा, ये भी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो तीन प्रॉपर्टी हमारी बेसिक, यहाँ से हमने क्या किया था, इनको कैसे भी कर सकते हो, साइन को इधर ले गए तो ये कोस स्क्वायर निकल के आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस को ले गए तो ये साइन निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिगर दिया है, उसमें हमें क्या पूछा है, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ पार्ट बी। ये जो बी है इसकी जो ये वैल्यू दी हुई है, इसका हमसे एंगल पूछा है। एंगल अब कैसे निकालते हैं, एंगल ऐसे निकालते हैं कि जो सेक्टर हमसे पूछा है, बी पूछा है, आउट ऑफ टोटल, टोटल ये पूरा सर्कल, इस पूरे सर्कल में से हमें सिर्फ ये इतना बताना है। ये जो टोटल सेक्टर है ये आउट ऑफ इतना सा, ये अपना बी वाला पार्ट टोटल में से। और जो ये सर्कल होता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 का। एक कंप्लीट सर्कल जो होता है कितना, 360 डिग्री का होता है। बोलते हैं ना कि 360 डिग्री घूम जाओ, मतलब क्या है, पूरा राउंड घूम जाओ। तो ये क्या हो जाएगा अपना, बी अपन को दिया है 30, टोटल कितना है अपने पास, 38 और 60, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक और जीरो कट जाएगा, 36 इंटू 3 108। बी जो हमारा बी वाला पार्ट है, ये वाला जो इतना पार्ट है, इसका जो एंगल है वो कितना है, 108। ये वाला एंगल, ये इसकी वैल्यू हमें बतानी थी। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या हम देख सकते हैं, इसमें और दो तीन चीजें हम देख सकते हैं। क्या चीजें देख सकते हैं इसमें, देखो अगर अभी हमसे क्या पूछा था, इस बी वाले पार्ट का एंगल पूछा था। हमसे कभी हो सकता है सरकमफेरेंस पूछ ले कि ये जो इतना है ये सरकमफेरेंस का वैल्यू बताइए। तो सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, थीटा गिवन हो जाएगा उसमें। अगर हमें थीटा गिवन है तो हम सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, देखो थीटा अपॉन 360। अगर थीटा गिवन है तो टोटल तो 360 डिग्री होता है, तो उसमें से हमें ये वाला इतना गिवन है, इनटू अगर सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। और अगर इसमें से हम निकालते हैं, ये तो हो गया अपना सरकम के लिए, सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर। अगर हमसे पूछ लिया जाए एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम पाई आर स्क्वायर में से ये इतना सेक्टर निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा अपना एरिया ऑफ सेक्टर।
ये दो चीजें और इसमें याद रखिए। अभी हमसे एंगल पूछा था, हो सकता है कभी हमसे सरकम पूछ ले, उसका सरकमफेरेंस पूछ ले या सेक्टर पूछ ले, तो इसके लिए ये दो फॉर्मूले इसमें हम देख सकते हैं, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2079 है और उनका महत्तम समापवर्तक जो है 27 है। यदि पहली संख्या 189 है, दूसरी संख्या होगी। एलसीएम और एचसीएफ और नंबर में क्या रिलेशन होता है? देखो ये चीज लिखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है अपना फर्स्ट इंटू सेकंड। ये फर्स्ट इंटू सेकंड क्या है? ये नंबर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अभी हमें क्या दिया है? हमें एलसीएम दिया है 2079, एचसीएफ भी दिया है हमें 27, हमें पहली नंबर भी दी है 189। हमसे क्या पूछा गया है? दूसरा नंबर। तो सिंपल है, यहाँ से बता सकते हो आप दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 2079 इंटू 27, और ये इधर बटे में आ जाएगा इसके नीचे 189 बराबर अपना सेकंड नंबर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। और देखो कितनी बड़ी बात है कि इसमें उसने कैलकुलेशन भी नहीं करवाई हमसे, डायरेक्ट हमें ऑप्शन दे दिया है। बहुत ही, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। बल्कि इसमें हमारे लिए याद करने वाली चीज क्या थी? याद करने वाली चीज ये है, ये आप नोट करके रखिएगा अपनी नोटबुक में कहीं भी, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है अपना फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। क्वेश्चन अगला है अपना, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन दिया है और उसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, हिंदी में तो और ज्यादा अजीब दिया है, विविक्त कर, विविक्त कर। बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये होता क्या है, ये क्या चीज है। ये कुछ नहीं है, ये देखो हम 9th 10th में कभी पढ़ते थे, एक धाराचार्य फॉर्मूला, आपने अगर पढ़ा हो तो, या याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा। एक धराचार्य फॉर्मूला पढ़ते थे, किस लिए पढ़ते थे? वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। वेरिएबल कौन सा अपना? ये एक्स। क्या फॉर्मूला लिखते थे हम कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लिखते थे हम धराचार्य के वेरिएबल निकालने के लिए। इसमें हम क्या करते थे, एक बार प्लस लेते थे, एक बार माइनस लेते थे, इससे हमारे पास एक वेरिएबल की दो वैल्यू आती थी। तो इसमें क्या है, इसमें जो ये वैल्यू दी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac जो दिया है, यही होता है अपना डिस्क्रिमिनेंट। क्या? विविक्त, क्या बोलते हैं हिंदी में समझ ही नहीं आ रहा, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट, इसी को बोला गया है डिस्क्रिमिनेंट। इसी का वैल्यू हमें बताना है। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका वैल्यू हम बता दें। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर अपना कितना, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4 इंटू ए, अपना ए का जो वेरिएबल रहेगा, जो फैक्टर कितना है 1, एक्स के साथ क्या है 1, और इंटू में अपना आ जाएगा सी कितना 4। ये हो जाएगा अपना कितना 64 माइनस का 4 इंटू 4 16, तो कितना आ जाएगा ये 48। 48 ये होता है अपना डिस्क्रिमिनेंट। ये चीज कहीं पे अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लतिका अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 20% की छूट देती है, तब भी उसे 12% का लाभ होता है। 280 रुपए कीमत वाले सामान का क्रय मूल्य होगा। देखो इसमें क्या है, सीपी दिया है एमपी, सीपी एमपी का रेशो आपको आना चाहिए। सीपी एमपी का रेशो क्या होता है? सीपी एमपी का रेशो होता है अपना 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस का प्रॉफिट। ये तो फॉर्मूला हो गया अपना। अब ये नहीं याद है तो हम कैसे कहेंगे? देखो दूसरी एक चीज और बताऊं, है फॉर्मूला ही, लेकिन एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये अपना सीपी, ये अपना एमपी और ये है अपना एसपी। कुछ मत करिए, प्रॉफिट कितना है अपने पास? प्रॉफिट है अपने पास 12%, जो कि सीपी पर लगता है, तो सीपी से प्रॉफिट लगा देते तो क्या आ जाता है? एसपी। इसी तरह हमें डिस्काउंट कितना दिया है? 20%। एमपी पर जब डिस्काउंट लगाते हैं तब भी एसपी आता है। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर डिस्काउंट जो कि बट्टा लगाते हैं तो क्या मिलता है? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पर जब लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं तो भी क्या मिलता है? विक्रय मूल्य, है ना। अब यहाँ पे क्या करिए आप, इस 20 को इधर कर दीजिए और इस 12 को इधर कर दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझाता हूँ।
जो सीपी होगा वो भी अपने पास कितना होगा, 100% होगा। जो भी अमाउंट होगा अपने आप में 100% होता है। ऐसे ही जो भी एमपी होगा वो भी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ये डिस्काउंट है तो इसको क्या लिखेंगे, -20%। डिस्काउंट को माइनस माइनस में लिखा जाता है और प्रॉफिट को प्लस में लिखा जाता है। अभी देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप कुछ मत करिए, इस डिस्काउंट और प्रॉफिट को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने के बाद आपको क्या करना है, सीपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। और एमपी में प्रॉफिट को प्लस कर दीजिए, जो कि कितना हो जाएगा, 112। अब प्रॉफिट कितना था, 12%, एज इट इज रहने दीजिए और डिस्काउंट भी एज इट इज रहने दीजिए। ये अपना एसपी। हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 280 रुपए कीमत वाले सामान का क्रय मूल्य। 280 क्या है, मार्क्ड। मार्क्ड मतलब मार्केट प्राइस। ये जो एमपी दिया हुआ 112, इस 112 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 280। तो और इस 80 का क्रय मूल्य हमें बताना है। क्या बताना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का रेशियो क्या है अपने पास, 80। ये सीपी, ये एमपी, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280 बटे का 112। ऐसे ही हमें कितने 80 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 180 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, काटा पीटी कर देते हैं, यहाँ से काटते हैं तो ये हो जाएगा अपना, 8 से कर दें इसको, 10 बार चला जाएगा और 8 से ये कट जाएगा 1 और 4। 14 से ये चला जाएगा 28 2 बार। ये आ जाएगी अपनी यहाँ पे कितनी, 200, जो कि हमारी सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी हो जाएगी अपनी 200। कैसे, सीपी और एमपी का रेशियो हमने क्या लिखा था, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, जो कि कैसे आएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट 80 और 100 प्लस प्रॉफिट कितना 112। इसकी वैल्यू दी हुई थी 280, तो इसकी वैल्यू बतानी थी, काट दिया हमने इसको। ये चला गया अपना कितना, 8 से एक बार और 8 से 4 बार। ये चला जाएगा 14 से 2 बार, है ना। तो ये जो इधर गया कितना टाइम हो जाएगा, 80 की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी अपने पास, 80 इंटू 80, तो 8 तो कट ही गया था, 10 इंटू 20, एक जीरो बचेगा, ये 200। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से नहीं करना है तो हमने जो ये देखा है कि अगर फॉर्मूला से नहीं करना है तो सिंपल अपना सीपी एमपी और एसपी लिखिए, एक दूसरे को प्रॉफिट और डिस्काउंट को रिवर्स करके और बस बैलेंस करा देना है। इसमें याद रखने के लिए ये चीजें रख सकते हो, इससे क्या है और भी आसान हो जाएगा। फॉर्मूला है एक प्रकार से सीपी और एमपी के रेशियो का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, जिसमें हम नए नए क्वेश्चन पीवाईक्यू और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है हमें 9:7, और एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है हमें 4:3। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग दी है 2000 ईच। देखो क्या होता है, हमारी जो इनकम होती है, इनकम में क्या होती है, आय। इन आय क्यों होती है, आय जो होती है, आय अपनी होती है क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। मैंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है और उसमें से वो 50 रुपए खर्च कर देता है और 50 बचत कर लेता है, तो उसकी जो आय है वो क्या है, बचत प्लस खर्च मिलाकर ही तो उसकी आय बन रही है ना। आय जो उसकी बन रही है वो क्या है, खर्च उसका प्लस बचत बराबर आय। तो ये हमारी जो आय है, इनकम है, वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम ही तो है, उसका टोटल ही तो है। तो इसको आप कैसे भी घुमा फिरा के लिखिए कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर लिख लीजिए बराबर सेविंग आ जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख लो, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। किसी भी तरह घुमाओगे अल्टीमेटली हमें हमारे पास ये तीनों ही चीजें रहेंगी, इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर। ये सेविंग और एक्सपेंडिचर को मिलाकर ही इनकम बनता है। तो हमारे पास टोटल मूल जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 ही है। अब हमें क्या दिया गया है, इनकम दिया गया है। इनकम कितना दिया है, 9:7। मान लो हमारी इनकम कितनी है, 9x और 7x। ऐसे ही हमारा जो एक्सपेंडिचर दिया गया है, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, 4:3।
4:3 मतलब इसको मान लो ये 4y और 3y, और दोनों का सेविंग कितना दिया गया है 2000 ईच, 2000। तो मैं बोलूं कि अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को हटा देता हूँ, 9x में से 4y को हटा देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है सेविंग 2000। ऐसे ही इधर अगर मैं 7x में से 3y को घटा देता हूँ, यानी कि जो पहला पर्सन अपना ए होगा और दूसरा अपना बी होगा, तो इसका जो है 7x में से इसका इनकम में से इसका सेविंग हटा देता हूँ, सॉरी एक्सपेंडिचर हटा देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है सेविंग, यही मिलेगा। या तो आप, ये हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई, एक पेज ऐड कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो 9x - 4y बराबर 2000, और ये 7x - 3y बराबर 2000, है ना। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले। हमें क्या चाहिए, हमें इनकम बताना है क्वेश्चन में, इनकम बताना है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसको हटा दें, एक्सपेंडिचर वाले जो टर्म्स है इसको एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस कर लें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 4 से। इसका कोफिशिएंट नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका ऊपर वाले में, तो ये हट जाएगा कैसे, 27x माइनस का ये हो जाएगा 12y बराबर ये हो जाएगा 6000, नीचे हो जाएगा अपने पास 28x - 12y बराबर 8000, है ना। अभी हमारे पास क्या है, ये माइनस को प्लस कर देते, प्लस को माइनस, एलिमिनेशन मेथड जब लगाते हैं तो ये प्लस वाली वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इससे ये तो कट जाएगा, 12y से 12y बचा क्या हमारे पास, 27 में से 28 माइनस होगा तो माइनस का x बचेगा, बराबर में 6 में से 8000 माइनस होगा तो माइनस का 2000 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना 2000। तो जो हमारे पास इनकम आएगी वो कितनी है, 9 इंटू 2000, 9x थी पहले वाले की, पहले वाले की कितनी हो जाएगी 18000, दूसरे वाले की कितनी थी 7x, तो 7 इंटू 2000, x की वैल्यू रख दी, तो ये कितनी हो जाएगी 14000। ये तो था अपना बिल्कुल बेसिक वाला मेथड, 18000 एंड 14000। ये हमने कैसे किया, बिल्कुल बेसिक से किया, x मानकर y मानकर। अभी इसका जो हमें रेशो मेथड देखते हैं, रेशो मेथड में कैसे करते हैं कि इनकम दिया है हमें 9:7 और एक्सपेंडिचर दिया है 4:3, सेविंग दिया है 2000 ईच। रेशियो मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, इस 3 का इस 9 में कर दो, इस 4 का 7 में कर दो, और ऐसे ही रिवर्स नीचे भी इस 3 का 2000 में कर दो और इस 4 का इस 2000 में कर दो। आगे क्या करना है, ये तो हो जाएगा अपना कितना 27, और ये हो जाएगा 28, ये 4 3 को एज इट इज रहना दो, नीचे कितना हो जाएगा अपना 6000 और 8000। अब पहले वाले का डिफरेंस लेना है जो कि कितना है 1, और सेविंग का, इनकम और सेविंग का लेना है। इनकम का डिफरेंस लिया 1, सेविंग का लिया कितना 2000। इस 1 की वैल्यू कितनी है 2000, यही डिफरेंस कंपेयर कराना है। जो इनकम का डिफरेंस होगा सेविंग का डिफरेंस होगा, इस रेशियो की वैल्यू ये होगी। तो 1 की वैल्यू अगर 2000 है तो हमें जो है इनकम बतानी थी पहले वाले की 9, तो वो भी कितनी हो जाएगी 2000 गुना हो जाएगी 18000, और दूसरे की कितनी हो जाएगी 7 इंटू 2000, 14000। ठीक है, रेशियो वाला मेथड पसंद आया, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं कराना है, इनकम के डिफरेंस को सेविंग के डिफरेंस से कंपेयर करा देना है बस। तो हमें इससे यहाँ से डायरेक्ट दोनों की इनकम मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं और
इस क्वेश्चन को छोड़िए, अभी ये थोड़ा इसमें और भी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें दो चार हम फॉर्मूले, अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, वो सब भी देख लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सम वगैरह भी देख लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हमारा इतना, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो ये मेरा नंबर है डाउट के लिए, आप इस पर भेज सकते हैं। कोई सजेशन हो, को आपको जो भी अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, तो वो मुझे बता सकते हो, कमेंट के थ्रू भी बता सकते हो या पर्सनली मैसेज करके भी बता सकते हो। एक हमारा डाउट ग्रुप भी है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। जब भी पॉसिबल होगा मैं उनके आंसर ज़रूर आपको भेजूंगा। और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। बाकी क्लास कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।